नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और आज इस शो में बात करेंगे पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। ये संगठन देश के 20 राज्यों में फैला है। इन 20 में से 12 से अधिक राज्यों में इस संगठन के ठिकानों पर आज छापेमारी की गई। आज हम इस शो में पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। पीएफआई को एक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है और 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस पर बैन लगाने की मांग की थी। पीएफआई पर टेरर फंडिंग में शामिल होने का आरोप भी है। ऐसे में आज देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की। तो देखिए, दिल्ली से लेकर केरल तक जांच एजेंसीज ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसीज ने दक्षिण में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कार्रवाई की और साथ ही अगर उत्तर भारत की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश में भी एनआईए और ईडी ने आज छापेमारी की। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में भी जांच एजेंसीज ने छापे मारे और सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है, पीएफआई का चीफ ओमा सालम, पीएफआई का दिल्ली प्रमुख परवेज अहमद, मध्य प्रदेश का पीएफआई चीफ अब्दुल करीम, पीएफआई का नासिक अध्यक्ष सैफुर रहमान एनआईए की गिरफ्त में है। आपके मकसद को हम लोग कभी भी कामयाब करने नहीं देंगे। उस मकसद को हम चकनाचूर करेंगे इंशाअल्लाह। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। गुरुवार की आधी रात जब देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक्शन में थी। देश के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 से ज्यादा राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई थी। इस छापेमारी में 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से 3, उत्तर प्रदेश से 8, असम से 10, राजस्थान से 2, मध्य प्रदेश से 4, महाराष्ट्र से 20, आंध्र प्रदेश से 5, कर्नाटक से 20, पुडुचेरी से 3, केरल से 22 और तमिलनाडु से 10 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार लोगों में पीएफआई के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने दिल्ली में पीएफआई के हेड परवेज आलम को गिरफ्तार किया है। राजधानी के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है। ईडी और एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी और पीएफआई का ये दफ्तर है जहां पर कार्रवाई करते हुए इस दफ्तर को सील किया गया। ये राष्ट्रीय दफ्तर बताया जा रहा है पीएफआई का, जहां पर एनआईए की टीम आज सुबह पहुंची थी। बताया जा रहा है दिल्ली के 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। यूपी के कई जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लखनऊ में छापेमारी के दौरान वसीम नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने पूरे देश भर में तमाम जगहों पर पीएफआई को टेरर फंडिंग कराने के मामले में लेकर छापेमारी की है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर के ए ब्लॉक में भी ये छापेमारी की गई है। ये वही मकान है जहां पर एनआईए की टीम जो है वो पहुंची थी और यहां से बबलू नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर गई है। इसके साथ साथ बबलू का एक और साथी इसी इलाके में रहता है, उसको भी एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही कुछ और भी लोगों को उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया है। बाराबंकी में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बोरहार गांव में नदीम नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि नदीम पीएफआई का कोषाध्यक्ष है। बहराइच से भी एक संदिग्ध को एनआईए ने पकड़ा है। कमरुद्दीन उर्फ बब्बू को जरवल इलाके से उसके घर से पकड़ा गया है। 4 बजे आए, अचानक से दरवाजा जोर से खड़बड़ाया और मेरे शौहर को बुलाया, खींचा और पूरे घर की तलाशी ली। और सारे हमारे मोबाइल को, हमारे शौहर के दोनों मोबाइल को, सारे मोबाइल को बगैर इजाजत के उठा लिया। दक्षिण भारत में एनआईए ने पीएफआई के 30 ठिकानों पर छापेमारी की।
इस दौरान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पीएफआई के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया। इस वक्त मैं बेंगलुरु में एसके गार्डन स्थित पीएफआई के हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने मौजूद हूं। आप सब देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला इमारत और यहीं पर पीएफआई का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु का। आज तड़के सुबह यह एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से एक रेड डाली है और इस दौरान इस दोनों मंजिलों को पूरी तरह से खंगाला गया है। जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक एनआईए ने यहां पर से कई तरह के कागजात जब्त किए हैं, लैपटॉप को जब्त किया है और इस वक्त ऑफिस में मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे चली इस रेड के बाद इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और इस वक्त यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। इसके साथ ही इस जगह पर कई तरह के प्रोटेस्ट भी सुबह में देखने के में नजर आए थे। उन तमाम प्रोटेस्टर्स को भी हटा दिया गया है। फिलहाल ये बिल्डिंग जो है सील कर दी गई है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बेंगलुरु में एसडीपीआई के दफ्तर पर एनआईए ने छापेमारी की। इस छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के सदस्यों ने प्रदर्शन भी किया। जैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू करी और बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी, तो इन लोगों को लगा कि ये एक अपोजिशन बनने जा रहे हैं और इनको टारगेटेड करके इनको खत्म करने की एक साजिश आरएसएस और ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएफआई के जिला अध्यक्ष के घर पर जांच एजेंसी ने छापा मारा। केरल के मल्लपुरम में पीएफआई चीफ उमा सालम के घर पर एनआईए ने छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक अब तक की कार्रवाई में पीएफआई के चीफ उमा सालम, मध्य प्रदेश के पीएफआई चीफ अब्दुल करीम, नासिक में पीएफआई के अध्यक्ष सैफुर रहमान को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। औरंगाबाद, पुणे, नवी मुंबई में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। पीएफआई के खिलाफ ये कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले में की गई है। कट्टर इस्लामिक संगठन के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस ऑपरेशन के बाद पीएफआई पर बैन लगेगा? बेंगलुरु से जयपाल शर्मा, दिल्ली से राजू राज, लखनऊ से विशाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई दक्षिण भारत के राज्यों में ही सीमित नहीं है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां दक्षिण भारत में हुई हैं। आज तो हम आपको बताते हैं कि आखिर कहां पर दक्षिण भारत में पीएफआई के सदस्यों के 30 ठिकानों पर छापेमारी आज की गई। तो शुरुआत करते हैं केरल से। केरल में 6 जगहों पर छापेमारी की गई, जिनमें तिरुवनंतपुरम, कोची, कैलिकट, मल्लपुरम, कुन्नूर, कासरगोड शामिल है। ये ठिकाने हैं सिर्फ केरल के। उसके बाद तमिलनाडु के 7 शहरों में जांच एजेंसीज का आज एक्शन दिखा, जिनमें चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर जैसे शहर शामिल हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी 7 जगहों पर जांच एजेंसीज ने आज छापेमारी की है। इसमें बेंगलुरु, मैसूर, शिवमोगा, कलबुर्गी जैसे शहर शामिल हैं। वहीं तेलंगाना में 4 जगहों पर एनआईए और ईडी ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत आज रेड्स की हैं, जिनमें हैदराबाद और निजामाबाद शामिल है। आंध्र प्रदेश में 5 जगहों पर आज छापेमारी की गई। इनमें विजयवाड़ा, गुंटूर जैसे शहर शामिल है। तो ये दक्षिण भारत के वो राज्य और वो शहर हैं जहां आज पीएफआई के खिलाफ एक्शन दिखा। पीएफआई पर एक्शन के पीछे दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवल का प्लान बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पीएफआई पर एक्शन से पहले बाकायदा पूरी तैयारी की गई और पीएफआई को विदेशों से होने वाली फंडिंग की पुख्ता जानकारी जुटाई गई। तो चलिए आपको पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आज एक आतंकवादी संगठन है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है। सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। क्या देश के कई राज्यों में पीएफआई पर प्रहार के पीछे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की रणनीति है? कहा जा रहा है कि पीएफआई के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद अजीत डोवाल कर रहे हैं। आधी रात जब रेड शुरू हुई तब से लेकर सुबह तक कंट्रोल रूम में बैठकर अजीत डोवाल पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे और जब 12 से ज्यादा राज्यों में
एनआईए और ईडी ने छापेमारी को अंजाम दिया तो फिर दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल थे। इसके अलावा बैठक में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और कई एजेंसियों के अफसर भी शामिल थे। माना जा रहा है कि बैठक में पीएफआई और उससे जुड़े संगठन एसडीपीआई पर छापों के दौरान क्या सबूत मिले हैं और आगे इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई है। देश की आंतरिक सुरक्षा एवं देश के नागरिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक सराहनीय कदम है। कानून स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है और देश की 11 प्रदेशों की और केंद्र की सरकार ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए की है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी रेड का प्लान कैसे बने। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के खिलाफ रेड की तैयारी पहले से ही की गई थी। सबसे पहले पीएफआई पर टेरर फंडिंग से लेकर कट्टरता फैलाने और युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देने के सबूत जुटाए गए। आईबी और रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पीएफआई की गतिविधियों की पूरी लिस्ट तैयार कर एनआईए को दी थी। साथ ही पीएफआई को विदेशों से होने वाली फंडिंग की जानकारी भी जुटाई गई। उसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला। एनआईए और ईडी को पीएफआई पर स्ट्राइक करने की खुली छूट दी गई। पीएफआई पर छापेमारी को लेकर जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के सभी रूपों का मुकाबला किया जाना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। इसके प्रति जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। All forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism regardless of where it's coming from. पीएफआई खुद को धार्मिक और सामाजिक संगठन बताता है, लेकिन कई हत्याओं और हिंसा की घटनाओं से इस संस्था का नाम जुड़ता रहा है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल और महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट की हत्या में भी इस संगठन का नाम सामने आया था। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। पीएफआई पर दिल्ली हिंसा को भड़काने और फंडिंग करने का आरोप है। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन को भी फंडिंग कराने का आरोप पीएफआई पर है। पीएफआई पर यूपी के हाथरस में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप लगा था। हिजाब के खिलाफ छात्रों को भड़काने और उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का भी आरोप लग रहा है। हालांकि पीएफआई ऐसे मामलों में अपनी कोई भूमिका होने से इनकार करता रहा है, लेकिन सरकार अब पीएफआई पर नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस संगठन के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएफआई पर जो आज रेड्स हुई हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर आज ईडी और एनआईए के जॉइंट ऑपरेशन के चलते छापे पड़े हैं। 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर ये छापे मारे गए और इसमें 100 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है। पीएफआई के 45 सदस्य गिरफ्तार किए गए। दिल्ली से जो पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 18 की पेशी हुई और पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 सदस्यों को 4 दिन की एनआईए हिरासत में भी भेज दिया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आज जो बड़ी कार्रवाई देखी गई है पीएफआई पर, उसके चलते अब जो 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर आगे क्या एक्शन होगा? देखिए, सबसे पहले मैं प्रीति आपको ये बता दूं कि जो एनआईए ईडी जो रेड कर रही थी, आज जो एनआईए ने 5 नए मामले दर्ज किए हैं उसको लेकर के ये नेशन वाइड छापेमारी की गई थी। 15 राज्यों के अंदर 93 लोकेशन है, जगह है जहां पर ये छापेमारी की गई थी। एनआईए ने पिछले कुछ दिनों में 5 नए मामले दर्ज किए हैं पीएफआई को लेकर के। उन दर्ज मामलों को लेकर के ये छापेमारी की गई थी। इसमें जो सबसे अहम है, जो गिरफ्तारी की गई है, 45 गिरफ्तारियां एनआईए ने की है। हालांकि जो छापेमारी की गई थी वो ईडी, एनआईए और जो स्टेट पुलिस फोर्स है उन सब ने मिलकर के ये छापेमारी की थी। तो 45 जो गिरफ्तारी की है वो एनआईए ने की है। इसके अलावा जो राज्य की पुलिस है, अलग अलग राज्यों में जहां पर छापेमारी की गई थी, उन पुलिस ने ये बाकी गिरफ्तारी की है। कुल 106 गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो सबसे अहम है, जो पीएफआई के चेयरमैन और वाइस
वाइस चेयरमैन है, OMA सलेम और EM अब्दुल रहमान जो कि वाइस चेयरमैन है, इन दोनों की गिरफ्तारी भी NIA ने की है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि NIA की जो लीडरशिप है, जो बड़े नेता हैं और जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो PFI में इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, इस पूरे नेटवर्क को चलाने में लगे हुए हैं, जो टेररिस्ट नेटवर्क इसको एक तरह से कहा जा सकता है इस समय, उनके ऊपर ये नेशन वाइड छापेमारी की थी NIA, ED और स्टेट पुलिस ने, और इसमें 45 गिरफ्तारियां NIA ने की है और बाकी जो गिरफ्तारी की है वो स्टेट पुलिस ने की है। जितेंद्र, एक बात बताइए, अभी तक का ये PFI के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है। जाहिर तौर पर जो तमाम एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं और जिस तरह का ग्राउंड वर्क किया गया आज की इन रेड से पहले, वो ये साफ बताता है कि जो सरकार का रवैया है वो काफी सख्त हो गया है PFI के खिलाफ। आगे चलकर जांच एजेंसीज क्या इस केस की तरफ काम कर रही हैं कि PFI को बैन किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर यह लगातार आवाज उठती रही है कि PFI जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा है, जिस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है, इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। झारखंड इस समय इकलौता राज्य है देश का जिसने PFI को बैन किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि PFI पर बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सी गतिविधियां, क्योंकि आप ये देखिए PFI जिस तरह से पहले केरला में ही सीमित था, केरला के बाद वो समुद्री इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहां पर वो धीरे धीरे फैलता चला गया। लेकिन आज इसके फुटप्रिंट्स आप नॉर्थ इंडिया में, जिसमें यूपी है, MP है, उसके अलावा राजस्थान है, यहां पर भी आप इनके फुटप्रिंट्स साफ देख सकते हैं। यानी कि 16 राज्यों के अंदर PFI पूरी तरह से फैल चुका है और ये सरकार के लिए, जांच एजेंसीज के लिए काफी चिंता की बात रही है पिछले कुछ सालों में। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आइए अब बात करते हैं रूस की। यूक्रेन से जंग के बीच बुधवार को पुतिन ने अपने सभी संसाधनों यानी कि परमाणु शक्ति के इस्तेमाल का ऐलान किया था, लेकिन तब पुतिन ने भी नहीं सोचा था कि उनके इस ऐलान से रूस में ही तहलका मच जाएगा। दरअसल 7 महीनों से चल रही जंग ने रूस की जनता को परेशान कर दिया है। रूस के लोग अपने सैनिकों की शहादत से आजिज आ चुके हैं, लिहाजा अब उन्होंने अपने ही नेता यानी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। ये हंगामा, ये हल्ला बोल, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन मॉस्को की सड़कों पर हो रहा है। रूस में जनता ने विद्रोह कर दिया है। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं उनके देश की जनता हाथों में तख्तियां लिए उनकी मुखालफत कर रही है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों में पुतिन के युद्ध राग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब तक 1300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल अब रूस की जनता यूक्रेन से युद्ध को खत्म कर देना चाहती है। रूस की जनता चाहती है कि पुतिन रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन न भेजें। रूस की जनता चाहती है कि अब कोई भी रूसी सैनिक जंग में शहीद ना हो। I'm not afraid. I'm not afraid of anything. The most valuable thing that they can take from us is the lives of our children. I won't give them my child's life. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान घोषणा की थी कि 3 लाख रिजर्व सैनिकों की आंशिक तैनाती का जल्द मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने की भी धमकी दी थी और पश्चिमी देशों पर उकसावे का आरोप लगाया था। Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам. पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ जंग में रिजर्व सैनिकों को उतारने के ऐलान के बाद
जहां रूस में विरोध प्रदर्शन की आग भड़क उठी है, तो वहीं रूसी नागरिक बड़ी तादाद में देश छोड़कर जा रहे हैं। उड़ानें तेजी से भर रही हैं और टिकटों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे ये डर है कि जल्द ही रूस की सीमाएं बंद करने की घोषणा कर युवाओं को युद्ध में भेजा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन की रोक के बाद तुर्की के अलावा एयर सर्बिया ही मॉस्को बेलग्रेड के बीच उड़ान सेवाएं संचालित कर रही है, तो इसकी अगले कुछ दिनों तक की उड़ानें बुक हो चुकी हैं। मॉस्को से इस्तांबुल और दुबई के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया $9,000 से ऊपर जा पहुंचा है। रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पुतिन की परमाणु धमकी के बाद खौफ पसरा हुआ है। अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि जंग नहीं लड़ी जानी चाहिए, खास तौर पर परमाणु युद्ध तो बिल्कुल नहीं। Nuclear war cannot be won and must never be fought. लेकिन पुतिन अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया क्षेत्र में जनमत संग्रह के नतीजों के बाद कब्जे के लिए अपने रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है। बड़े पैमाने पर तैनाती भी कर ली। The United States wants this war to end on just terms, on terms we all signed up for, that you cannot seize a nation's territory by force. अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी? क्या रूस तबाही की पटकथा लिखेगा? क्या दुनिया युद्ध के गुबार में गुम हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Thank you.